नमस्कार स्टूडेंट्स। आज मैं आपको प्रयोजन मूलक हिंदी जो कंपलसरी हिंदी है बीए फर्स्ट ईयर वालों की, उसका एक टॉपिक करवाने जा रहा हूं। टॉपिक का नाम है देवनागरी लिपि। तो देवनागरी लिपि में जो हमने पढ़ना है, देवनागरी लिपि का विकास कैसे हुआ, लिपियों का विकास कैसे होता है और देवनागरी लिपि के नामकरण, उसकी विशेषताएं। आज जो टॉपिक आपको मैं करवाने जा रहा हूं, देवनागरी लिपि का विकास कहां से हुआ और इसका नामकरण कैसे रखा गया, देवनागरी लिपि का नाम देवनागरी क्यों पड़ा, उस विषय पर आपके समक्ष रूबरू हूं। तो जहां तक लिपियों का सवाल है, भाषा का सवाल है, भाषा का सर्वप्रथम मौखिक रूप हमारे सामने आता है। जैसे ही भाषा का विकास होता है, पहले मनुष्य ने लिखना शुरू नहीं कर दिया, पहले मनुष्य ने बोलना शुरू किया। पहले मनुष्य बोलता था, अर्थात पहले जो भाषा आई वो मौखिक भाषा आई, उसके बाद उसका लिखित रूप हमारे सामने आया। तो भाषा के विकास में सबसे पहले मौखिक भाषा जो थी, उसी को आधार बनाकर हमने फिर लिपि का विकास किया। लिपि है क्या? लिपि जो है वर्णों को लिखने की एक प्रणाली है। वर्णों को कैसे लिखा जाए, उसकी प्रणाली को हम लिपि कहते हैं। मैंने आपको पहले कहा, सबसे पहले हमारी मौखिक भाषा आई, फिर मौखिक कई 100 वर्षों तक मौखिक भाषा चलती रही। परंतु जब लिखित भाषा की आवश्यकता पड़ी तो हमें लिपि को विकसित करना पड़ा, क्योंकि मौखिक भाषा का प्रयोग जब हम करते थे तो वो शब्द मनुष्य के साथ जो ज्ञान मनुष्य में भरा होता था, वो ज्ञान मनुष्य दूसरे मनुष्य तक पहुंचाता था। परंतु जैसे ही मनुष्य मर गया, वो आदमी मर जाता था, उसके साथ ही उसका ज्ञान भी चला जाता था। अब ज्ञान का भंडारण, ज्ञान के भंडार को सुरक्षित रखना किस तरह से रखा जाए। मेरे पास ज्ञान है, जब मेरी मृत्यु हो जाएगी तो वो ज्ञान मेरे साथ ही चला जाएगा। अब मेरे ज्ञान को सुरक्षित कैसे रखा जाए, उसके लिए लिपि की आवश्यकता पड़ी। ज्ञान के भंडार को सुरक्षित करने के लिए लिपियों की आवश्यकता जो है वो पड़ी, क्योंकि अगर ज्ञान का भंडारण अपने लंबे समय तक रखना है, करना है, तो उसके लिए लिपि बहुत जरूरी थी। इसलिए लिपियों का विकास जो है वो हुआ। उससे पहले क्या था? उससे पहले प्रतीक चिन्ह, चित्रों के द्वारा चित्रित होते थे और चित्रों के द्वारा हम समझते थे क्या बोलने का प्रयास कर रहा है। प्रतीक चिन्ह, किसी चीज के प्रतीक रख दिए जाते थे, प्रतीक चिन्ह होते थे और प्रतीक चिन्हों के द्वारा हम किसी चीज को समझते थे, परंतु वो इतने प्रभावशाली नहीं थे। फिर धीरे धीरे पहले चित्र लिपि आई, प्रतीक लिपि आई और धीरे धीरे हम अक्षरों और वर्णों तक पहुंच गए। तभी जो है लिपि का विकास हुआ। 10,000 ईसा पूर्व लिपि का विकास जो था वो आरंभ हो चुका था। 10,000 ईसा पूर्व से लिपि का विकास जो था वो आरंभ हो चुका था और 4,000 ईसा पूर्व तक आते आते अनेक लिपियां विश्व की बात कर रहा हूं मैं, 10,000 ईसा पूर्व जो था वो लिपि का विकास आरंभ हुआ। लिपि के बारे में मनुष्य ने सोचना शुरू किया और उसका विकास करने लगे और 4,000 ईसा पूर्व तक आते आते विश्व में अनेक लिपियां जो थी वो प्रचलित हो चुकी थी। बहुत सी लिपियां जो थी वह आ चुकी थी। भारत में भी इसी काल में लिपि का विकास हुआ, मतलब 4,000 ईसा पूर्व के आसपास ही लिपि का विकास जो है वो हुआ भारत भूमि पर, भारतवर्ष में। अब प्राचीन भारत की बात अगर हम करें
तो प्राचीन भारत में 3 तरह की लिपियां हमें देखने को मिलती हैं। 3 तरह की लिपियों का अस्तित्व जो है वो हमारे सामने आता है। नंबर 1 आती है आपकी सिंधु लिपि, नंबर 2 आती है खरोष्टी लिपि और नंबर 3 आती है ब्रह्मी लिपि। अब जहां तक सिंधु लिपि का सवाल है, सिंधु लिपि आज तक पढ़ी नहीं गई, किसी के द्वारा सिंधु लिपि जो है आज तक पढ़ी नहीं जा सकी सिंधु लिपि। और खरोष्टी लिपि का जहां तक सवाल है, खरोष्टी लिपि जो थी वो 3री और 4थी शताब्दी में खरोष्टी लिपि के आलेख मिलते हैं। 3री और 4थी शताब्दी में आलेख जो लिखे जाते थे वो खरोष्टी लिपि में हमें आलेख मिले हैं। 3री और 4थी शताब्दी में खरोष्टी के आलेख मिले हैं। और ये जो थी पश्चिमोत्तर भारत की लिपि थी, पश्चिम और उत्तर भारत की लिपि जो थी खरोष्टी, उसको माना जाता है। और जहां तक ब्रह्मी लिपि का सवाल है, ब्रह्मी लिपि जो है वो 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व से 3री शताब्दी ईसा पूर्व तक, 5वीं से क्योंकि उल्टा चलता है, 5वीं के बाद चौथा आएगा, तीसरा आएगा, तो ब्रह्मी लिपि का जहां तक संबंध है वो 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व से 3री शताब्दी ईसा पूर्व तक ब्रह्मी लिपि के आलेख भी मिले हैं। ब्रह्मी लिपि के आलेख 5वीं और 3री शताब्दी के मध्य में हमें इसके आलेख जो हैं वो मिले हैं। और अशोक के जो शिलालेख थे, अशोक का नाम सुना होगा, राजा जो थे अशोक, तो अशोक के शिलालेख भी हमें ब्रह्मी लिपि में ही प्राप्त हुए। उस समय ब्रह्मी लिपि प्रचलित थी और अशोक के शिलालेख हमें ब्रह्मी लिपि में जो थे वो मिले। अब देवनागरी लिपि का विकास जो हुआ इसी ब्रह्मी लिपि से हुआ। देवनागरी लिपि जो आज हम जिस देवनागरी लिपि का प्रयोग करते हैं उसका विकास कहां से हुआ? उसका विकास ब्रह्मी लिपि से ही हुआ। मैंने आपको 3 तरह की लिपियां बताई प्राचीन भारत की, एक सिंधु लिपि, एक खरोष्टी लिपि और ब्रह्मी लिपि। सिंधु लिपि पढ़ी नहीं गई, खरोष्टी लिपि जो थी हमारी वो 3री और 4थी में शताब्दी में ईसा पूर्व में इसके आलेख जो है वो मिले हैं और ये पश्चिमोत्तर भारत की लिपि थे। और सबसे प्रचलित लिपि जो यहां पर थी वह थी ब्रह्मी लिपि। ब्रह्मी लिपि 5वीं और 3री शताब्दी में ब्रह्मी लिपि का ही बोलबाला था और अशोक के शिलालेख जो हैं ब्रह्मी लिपि में मिले हैं। और हमारी जो देवनागरी लिपि है, देवनागरी लिपि का विकास जो है वो ब्रह्मी लिपि से हुआ है। ब्रह्मी लिपि बहुत प्रचलित थी और देवनागरी लिपि का विकास अब कहां से हुआ? ब्रह्मी लिपि से ही देवनागरी लिपि धीरे धीरे देवनागरी का विकास जो है हो गया। यहां तक हम नहीं जाएंगे। अब देवनागरी तक हम पहुंच गए तो देवनागरी का नामकरण को लेकर विद्वानों में मतभेद है। देवनागरी लिपि का नाम कैसे पड़ा? क्यों इसका नाम जो है देवनागरी रखा गया? क्यों इसका नाम ब्रह्मी नहीं रख दिया गया? क्यों इसका नाम और लिपि नहीं रख दिया गया? कारण क्या है? इस पर विद्वान जो है एक मत नहीं है, सहमत नहीं है। विद्वानों के अलग अलग गुट हैं, अलग अलग विचार हैं और इन्हीं विचारों के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि देवनागरी लिपि जो है अलग अलग विचारकों के अलग अलग मत हैं। कोई एक सटीक मत इसका नहीं हमें दिखाई देता है कि इसका नामकरण जो है देवनागरी क्यों रखा गया। विद्वान बहुत से मत जो हैं विद्वानों ने रखे हुए हैं। तो पहला जो मत है विद्वानों का वो मानते हैं कि देवनागरी जो है वो नागरी लिपि का विकास जो है नाग लिपि से हुआ। एक विद्वानों का मत है जो ये मानता है कि देवनागरी लिपि का विकास नाग लिपि से हुआ। नाग लिपि थी कोई और नाग लिपि से देवनागरी लिपि का विकास हुआ है, इसलिए इस लिपि का नाम जो है वो नागरी लिपि रख दिया गया या देवनागरी लिपि रख दिया गया। इन्होंने माना कि नाग लिपि से विकास हुआ, इसलिए इसका नाम देवनागरी लिपि रख दिया गया। ठीक है, पहला मत तो विद्वानों का ये था कि नाग लिपि से इसका विकास मानते हैं, इसलिए उन्होंने नाग से जोड़कर देखा और इसका नाम नागरी रख दिया गया। विद्वानों का एक दूसरा वर्ग है, दूसरा समूह है, दूसरा गुट है जो ये मानता है कि ये लिपि जो थी गुजरात के नागर ब्राह्मण थे। गुजरात के नागर ब्राह्मणों में ये लिपि बहुत ज्यादा प्रचलित थी, इस कारण इसका नाम देवनागरी रखा।
अब एक गुट मानता है कि नागलिपि से हुआ, दूसरा गुट मानता है, दूसरा जो विद्वानों का वर्ग है वो ये मानता है कि गुजरात के नागर ब्राह्मणों में प्रचलित होने के कारण इस लिपि का नामकरण देवनागरी रख दिया गया, या नागरी रख दिया गया। इसको नागरी भी कहते हैं, देवनागरी भी कहते हैं। ठीक है जी। तो इन्होंने गुजरात के ब्राह्मणों के साथ इस लिपि को जोड़ा और इसका नामकरण वहां से जोड़ दिया। और विद्वानों का एक और वर्ग है, तीसरा मत जो विद्वानों का है वो ये मानते हैं कि संस्कृत जो थी देवों की भाषा थी, देवताओं की भाषा। आज भी हम मानते हैं कि संस्कृत देवताओं की भाषा है। ठीक है जी। तो विद्वानों का ये वर्ग मानता है कि संस्कृत देव भाषा थी, इसलिए उसे जिस लिपि में लिखा गया, संस्कृत को, क्योंकि संस्कृत से हिंदी का विकास हुआ, देवनागरी का विकास हुआ, तो वो कहते हैं कि संस्कृत देवों की भाषा थी, इसलिए उसे जिस लिपि में लिखा गया उसको देवनागरी कहा। देवताओं की भाषा, देवताओं की भाषा से जोड़ा, संस्कृत से जोड़ा, संस्कृत देवों की भाषा थी, इसलिए इसका नाम देवनागरी रख दिया गया। ठीक है जी। ये तो तीसरा मत हो गया। चौथा मत जो ये मानते हैं कि यह लिपि जो थी नगरों में मुख्य रूप से प्रचलित थी। जो नगर थे, बड़े बड़े नगर, नगरों में ये लिपि मुख्य रूप से प्रचलित होने के कारण इस लिपि का नामकरण देवनागरी रख दिया गया। अब चौथा मत आया नगरों में प्रचलित होने के कारण, तो उन्होंने ये माना कि ये लिपि जो थी नगरों में प्रचलित होने के कारण इस लिपि का नामकरण देवनागरी या नागरी रख दिया गया। एक विद्वानों का अलग वर्ग है। पांचवां जो मत विद्वानों का ये है कि काशी को देवनगर कहा जाता है। काशी का नाम सुना होगा आपने। काशी को देवता का नगर, देवनगर कहा जाता है, और वहां की जो लिपि थी उसको देवनागरी कह दिया गया, काशी की लिपि को। तो 5 मत मैंने आपको बताया। एक मत नागों की, कई लोग नागों से जोड़ते हैं कि नाग लिपि से इसका विकास हुआ, कई नागर ब्राह्मणों से जोड़ते हैं, कुछ कहते हैं कि संस्कृत देव भाषा थी, कुछ कहते हैं कि मुख्य रूप से नगरों में प्रचलित थी, कुछ कहते हैं कि काशी जो थी देवनगर थी, काशी को देवनगर कहा जाता है, और वहां की भाषा जो थी उसको देवनागरी कह दिया गया। अब विद्वानों के 5 मत हमारे पास आ गए, तो हम किसी एक मत पर टिक नहीं सकते हैं। हमें अलग अलग मतों का अध्ययन हमने किया, अलग अलग विद्वानों की राय हमने ली, 5 विद्वानों के मतों का अध्ययन हमने किया, तो पांचों जो है एक मत पर सहमत नहीं है। तो देवनागरी लिपि का विकास जो है इन पांचों मतों के सहयोग से हुआ। पांचों मतों के, ठीक है, नगरों में भी प्रचलित थी, काशी में भी प्रचलित थी, नाग लिपि की भी होगी, और गुजरात के नागर ब्राह्मणों में भी ये लिपि प्रचलित थी। इसी कारण इस लिपि का नामकरण जो था वो देवनागरी जो है वो रख दिया गया। अगर आपको ये प्रश्न पूछा जाएगा तो आपने जो है सभी के मत दे देते हैं, और इस विद्वान ने ये कहा, इस विद्वान ने ये कहा, तो आपने इनको जो है पूरी तरह से जो विद्वानों के मत हैं वो देने हैं, और फिर हम निष्कर्षतः यह कह सकते हैं कि कोई एक मत पर आधारित देवनागरी लिपि नहीं है, सभी मतों पर आधारित है। बहुत से कारण रहे जिस कारण इसका नाम देवनागरी रखना पड़ा, और विद्वान जो थे आखिर में देवनागरी लिपि पर पूरी तरह से सहमत हुए, और आज जिस लिपि का हम प्रयोग करते हैं वो देवनागरी लिपि है। देवनागरी का नामकरण जो है वो अलग अलग कारणों से, बहुत से कारण इकट्ठे हुए और अलग अलग कारणों से देवनागरी का नामकरण जो है वो देवनागरी पड़ गया। ठीक है, तो ये जो है मैंने आज आपको बताया कि लिपि का विकास कैसे होता है और देवनागरी लिपि का विकास कैसे हुआ। कौन कौन सी प्राचीन भारत में 3 लिपियां आई, आपकी आई सिंधु लिपि, ख्रोष्टी लिपि, ब्रह्मी लिपि से ही देवनागरी लिपि का विकास हुआ, और देवनागरी लिपि के नामकरण को विद्वानों ने अलग अलग उसमें बांटा। अलग अलग अपने मत जो है, अलग अलग वर्ग हैं विद्वानों के, और अपने अपने हिसाब से उन्होंने देवनागरी लिपि का नामकरण की बात कही है। मुख्य रूप से देवनागरी लिपि का नामकरण से बहुत से कारण रहे, इस कारण आज हम जिस देवनागरी का प्रयोग करते हैं उसके नामकरण को बहुत से कारण जो है उसमें है, इस कारण इसका एक नाम जो है देवनागरी पड़ा। ठीक है, तो ये विकास मैंने देवनागरी का आपको बताया। अब मैं आगे आपको करवाऊंगा देवनागरी लिपि की विशेषताएं, क्या क्या विशेषताएं देवनागरी लिपि में है, वो अगली वीडियो में आपको बताऊंगा। मैं आपका धन्यवाद।